तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम। तो ये वन शॉट रहेगा एसएचएम का। इसमें हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट, लगभग क्या सारे ही कॉन्सेप्ट और लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हमको लग रहे थे। तो ये वन शॉट तो है, मतलब अगर कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है तो एक बार में रिवाइज कर सकता है पूरा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कोई चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो काफ़ी हद तक ठीक ठीक सा सब कुछ समझ में आ जाए। क्लियर ना? तो शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई एसएचएम के करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं। एसएचएम या ऑसिलेशन नाम से भी इस चैप्टर को देखा जा सकता है हम लोग एनसीईआरटी में। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? बोले कि ऐसा कोई भी मोशन जो खुद को रिपीट करेगा एक सर्टेन टाइम के बाद। जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, किसी भी तरह का होगा। अगर वो एक सर्टेन टाइम के बाद खुद को फिर से रिपीट करने लगा खुद के पाथ को, तो कंफर्म वो क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। कुछ हम एग्जाम्पल दिखाएं, जैसे कि ये अगर एक सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल से रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, एंगल बहुत लार्ज लिए हैं। एंगल लार्ज लिए हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है एंगल लार्ज लिए हैं, इसका मतलब कि जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो बड़ा है। क्लियर ना? अब फिर हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं कि एक ऐसा कि जैसे कोई स्प्रिंग से कोई ब्लॉक अटैच और वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? छोटा है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अब पीरियोडिक मोशन से अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को मिलेगा एक ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होते हैं? बोलेंगे कि ऐसा मोशन जो पीरियोडिक तो है लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो होता है, आगे और पीछे। बोलेगा द मोशन विच रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल एंड ऑल्सो विच इज टू एंड फ्रो। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा पीरियोडिक मोशन जो टू और फ्रो होगा उसको ऑसिलेटरी बोलेंगे। लार्ज एम्पलीट्यूड वाला भी और स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला भी। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन ख्याल रखना है कि ऑसिलेटरी मोशन के केस में एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन होता है, जहां पे एन कैसे हैं? एन एक ऑड नंबर्स होंगे, 1 3 5 7 इस तरह के ऑड नंबर्स होंगे ना, ख्याल रखना है। ऑसिलेटरी मोशन के केस में एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर एन होगा और एन की वैल्यू 1 3 5 7 एक्सेट्रा होगी। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। एसएचएम। एसएचएम क्या होता है? बोलेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन, सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशंस, सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता है? स्मॉल होता है। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इस वाले में तीनों ही क्या है? पीरियोडिक है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो क्या है? ऑसिलेटरी है। और जो थर्ड वाला है वो क्या होगा? एसएचएम होगा। मतलब कि सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगे, सारे के सारे एसएचएम ऑसिलेटरी होंगे, लेकिन सारा का सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे इंडिया यूपी बनारस वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखेंगे हम लोग। अच्छे से वापस बात कर रहे हैं एक बार। पीरियोडिक मोशन, उसका कुछ हिस्सा ऑसिलेटरी होगा और उसका भी कुछ हिस्सा क्या होगा? एसएचएम होगा। न ही सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी होंगे, न ही सारे ऑसिलेटरी एसएचएम होंगे, लेकिन सारा एसएचएम ऑसिलेटरी होगा और सारा ऑसिलेटरी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। ये ख्याल रखेंगे। ख्याल क्या रखना है एक और चीज कि भाई एसएचएम के जो इक्वेशंस होते हैं या जो भी फॉर्मूले होते हैं वो, या फोर्स का जो भी फॉर्मूला होगा वो कंफर्म है कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को फॉलो करेगा। या ऐसे बोला जा सकता है कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू द पावर एन में अगर हम लोग एन की वैल्यू 1 पुट कर दें तो केवल वही है जो एसएचएम का इक्वेशन होगा। अगर 3 है, 5 है, 7 एटसेट्रा कुछ कुछ होगा तो वो ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। तो ये हो गया एसएचएम। पीरियोडिक की बात की, ऑसिलेटरी की बात की और एसएचएम की बात की है। आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। एसएचएम में कुछ एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम 6 की बात करें, टोटल 6 इक्वेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 3 तो बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर हम लोग बात कर रहे होंगे एक्स को लेकर के, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ही अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे तो हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर ना? अब देखते हैं क्या है भाई यहाँ पे। फाई क्या है? फाई जो है वो है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज जो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। अगर फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी। ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं, साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा, प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर फाई के वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लें तो वी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ होगा, अगर कॉस के मैक्सिमम रखेंगे 1 तो आ जाएगा प्लस ए ओमेगा और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और नेगेटिव में बात करेंगे तो नेगेटिव में जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आ जाएगा? ए ओमेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 पुट कर लें तो एक्सेलेरेशन क्या मिल जाएगा? माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन का तो ग्राफ बनेगा, लेकिन चूंकि माइनस है
तो जहाँ पे साइन प्लस होगा वहां पलट के माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होता है वहां पलट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ए ओमेगा स्क्वायर से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। तो ये पहली 3 इक्वेशंस हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि एसएचएम जो होगा वो इस बात को तो कंफर्म फॉलो करेगा, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के एक्स। अब हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ चलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से एम को अपॉन में ले आएंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को क्या, माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मान लिया जाता है के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान लिया जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t, जहाँ पे t क्या है, t है टाइम पीरियड। ओमेगा को 2π/t और 2πf दोनों लिख सकते हैं, जहाँ पे f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा खुद क्या है, ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे से इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। अच्छा, ये फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू, भाई ओमेगा की जगह 2π/t रखेंगे, इधर उधर करेंगे तो t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोगों का, t का फॉर्मूला मिल जाएगा 2π अंडर रूट में m/k। अब यही फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले तो ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ये PYQ में इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट m/k। एक्चुअली में एक नहीं कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वो भी हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम लोग इस वाले के लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले तो क्या मिल जाएगा, स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, मोर देन 90 बनेगा। तो जो ग्राफ होगा ए और एक्स के बीच में वो कुछ ऐसा चल जाएगा। हर इक्वेशन और ग्राफ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चौथे वाली बात करें, चौथा ग्राफ चौथा इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 की ओर। फिफ्थ इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x कहाँ 0 होगा, x 0 होगा मीन पोजीशन पे, तो x 0 हो जाएगा मीन पोजीशन पे। तो हम लोगों को वेलोसिटी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या मिल जाएगी, a ओमेगा। अगर हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए, किसके इक्वल, x की वैल्यू प्लस एम्पलीट्यूड के इक्वल या नेगेटिव एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, तो जैसे हम लोग रखेंगे, चाहे प्लस रखे चाहे माइनस, भाई स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो जो वेलोसिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा, मिनिमम वैल्यू 0। इधर उधर करके अगर हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो हम लोगों का जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये एक्चुअली में किसका इक्वेशन है, तो ये जो है वो इक्वेशन होता है इलिप्स का। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये रहा ग्राफ, ग्राफ बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो जो पिछले 4 ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अब ये और एक और जो अगला ग्राफ आएगा वो कम इंपॉर्टेंट है। तो 4 तो ग्राफ, लेकिन इक्वेशंस इंपॉर्टेंट चलेंगे, ध्यान रखेंगे, क्लियर ना। अगली बात चल रहा है नेक्स्ट। अब हम लोग अगले की ओर चलें तो v और a में अगर हम लोग ऐसे रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 और a स्क्वायर, इसका सम 1 होगा। और अगेन ये भी क्या है, तो ये भी एक इक्वेशन है, किसका, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ख्याल रखेंगे, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन है, तो v और a के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये a ओमेगा हो जाएगा। अब हम लोग वापस दोहरा दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को इक्वेशन मिला। पहला इक्वेशन मिल गया हम लोगों को x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। दूसरा मिला है हम लोगों को a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फाई की वैल्यू 0 पुट कर देना, क्लियर ना। a की बात करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं केवल, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर हम लोग को एक मिल गया v इज इक्वल्स टू, अच्छा आगे पीछे हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। एक हम लोग पीछे देखे अभी, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक तो यही जस्ट हम लोग देख ही रहे हैं कि v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो ये 6 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, एक बार चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या ये पीरियोडिक है, तो बोलेंगे कि हाँ पीरियोडिक है, लेकिन एसएचएम नहीं है, बोले बिल्कुल यही क्वेश्चन सही, यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
एसएचएम है, पीरियोडिक नहीं, बोले नहीं, एसएचएम के लिए तो टू एंड फ्रो चाहिए। अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके दोनों तरफ जा रहा है, हर पॉइंट के इधर 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 ऐसे चलता रहेगा। कभी भी एक ही ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके इधर उधर दोनों तरफ जाए, इसलिए ये पीरियोडिक तो है लेकिन एसएचएम नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है एसएचएम बट नॉट पीरियोडिक, नहीं, गलत है, तो कभी हो भी नहीं सकता है। पीरियोडिक एंड एसएचएम नहीं, नाइदर पीरियोडिक नॉर एसएचएम नहीं, पीरियोडिक तो है, तो बोलेंगे किसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं, 10th की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज, 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है भाई। अगर हम लोग ध्यान से देखें, मान लेते कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, तो मीन एक्स इक्वल 0, एक्सट्रीम एक्स इक्वल प्लस ए, और नेगेटिव एक्सट्रीम को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स इक्वल माइनस ए। क्या बोला गया है कि अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट, जो कुछ भी अगर फिलर्स है ना, जैसे अगर हम किसी चीज को बहुत जल्दी आगे बढ़े हैं तो आगे क्वेश्चंस में वो फिल होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो मान लेते हैं एक ऑसिलेशन यहाँ शुरू किया, तो पहले ऐसे गया, कितना चला ए, फिर आया, फिर ए, फिर इधर गया ए, फिर इधर आया ए, ए ए ए ए, 4a हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 4a होगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, 2019 का क्वेश्चन अगेन। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें भाई, अगर एक कंप्लीट वाइब्रेशन की बात कर रहा हो तो भाई अगर स्टार्ट करेगा जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर वापस वहीं आ गया जहां था। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग को किससे मतलब है, हम लोगों को मतलब होता है डिस्टेंस से कि डिस्प्लेसमेंट से, हम लोग को मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो जो एवरेज वेलोसिटी वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्लियरली 0 आएगी। मान लेते हैं अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा गया होता तब तो मतलब किससे होता, टोटल डिस्टेंस से। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a, और एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा, बोले टाइम पीरियड के इक्वल। तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या आ जाता, 4a/t आ जाता है, ख्याल रखें। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2013 लिखा हुआ एक पार्टिकल जिसका मास m है ऑसिलेट कर रहा अलॉन्ग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अच्छा ठीक है, फिर क्या है कि द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ चाहिए इनको, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब x, मतलब कहीं ना कहीं v और x के बीच में, अरे भाई हद से हद क्या होगा, अगर हम लोग का v और x के बीच में ग्राफ है जो, तो यहाँ बस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका फैक्टर वैल्यू बदल जाएगा, बाकी ग्राफ का नेचर थोड़ी बदल जाएगा। और v और x के बीच में जो ग्राफ होता है वो हम लोग जानते हैं, v और x के बीच में जो ग्राफ है वो तो इलिप्टिकल शेप का बना था, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका इलिप्स सही हो जाएगा। तो जैसा ग्राफ v और x के बीच में है एकदम सेम तरह का ग्राफ जो होगा वो किसमें बन जाएगा, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। समझ में आ रहा है, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं उसे से हल्का फुल्का वैरी किए हैं, बहुत अलग नहीं है। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2004 लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, ए इक्वल 5 सेंटीमीटर है, उसका मैक्सिमम स्पीड दे दिया गया 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। भाई अगर हम लोग बात कर रहे हो मैक्सिमम स्पीड को लेकर के, देखो यहाँ ध्यान देना, मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल्स टू वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा होता है। वापस हम एक बार सॉल्व कर दे रहे, सॉल्यूशन पहले से दिख गया वैसे तो। वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा दिमाग में बिल्कुल आ सकता है कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है कि नहीं, अभी आगे देखते हैं कन्वर्ट करना है कि नहीं। एम्पलीट्यूड दे दिया गया हम लोग को 5 सेंटीमीटर, अब नहीं कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट किए होते, यहाँ भी कन्वर्ट किए होते तो भी कट जाता, नहीं किया तो भी कट गया। ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग 2πf देखे थे, ध्यान रहे। फ्रीक्वेंसी पूछा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो हम यहाँ ओमेगा ही रहने दिए होते। देखते हैं 31.4 पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ, 5 2 जा 10, 10 इंटू 3.14 करेंगे 31.4, मतलब ये पूरा पूरा टर्म ही कट जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 सेकेंड इनवर्स या फिर 1 हर्ट्ज आ जाएगा। तो 1 हर्ट्ज मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट की ओर। लिखा हुआ है कि इफ फॉर एसएचएम
फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, देखा जाए एक बार। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स था भाई, ऑब्वियसली माइनस में है लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो नेगेटिव तो हटा दिया, तो ए की वैल्यू कितनी दे दी गई 2, ओमेगा का स्क्वायर इनटू एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 0.02 मीटर, मतलब इसको हम 2/100 लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 2 से 2 एलिमिनेट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 100, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 10 क्या 10 ओमेगा है ना, रेडियन पर सेकेंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना आ रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ रहे नेक्स्ट की ओर। क्या लिखा हुआ है कि 2 SHM ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकंड हैव द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड उनका सेम दे दिया गया है, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। भाई अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें, ग्राफ याद करो, जो हम लोग ग्राफ देखे थे ए का एक्स के साथ, ए का टी के साथ, ए का टी के साथ ग्राफ कहाँ गया, ए का टी के साथ ये हाँ, ए के टी के साथ ग्राफ हम लोग को दिख रहा है कि ए ओमेगा स्क्वायर उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर हम लोग उसी हिसाब से अप्रोच करें तो कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ, ये बोला गया हम लोगों से कि द सेम द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो ए मैक्स की वैल्यू क्या अभी हम लोग देखे हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स था, एक्स की मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है ए, तो ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों का लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है सेम, तो अगर हम लोग बात कर रहे हो ए मैक्स 1 अपॉन ए मैक्स 2, तो ए तो कट ही जाएगा, क्या आएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो हम लोग एक साथ पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा 1 कितना है 100, ओमेगा 2 कितना है 1000, अगर हम लोग इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर दे तो 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1:100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक है। अगले की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट 16 लिखा हुआ पार्टिकल 2015 का क्वेश्चन है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, अल्फा ए ओमेगा स्क्वायर, अभी हम लोग देख चुके हैं। फिर क्या बोला गया, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था ए ओमेगा, क्या पूछा टाइम पीरियड, दोनों को डिवाइड कर दो, अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ से क्या मिल जाएगा अल्फा अपॉन बीटा, ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो एक ओमेगा बचेगा, ओमेगा को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 पाई अपॉन में टी, इधर उधर करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई बीटा बाई अल्फा, ये आ गया टाइम पीरियड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 2017। भाई अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग वीडियो रोक के ट्राई कर सकते, वीडियो रोक के ट्राई करते हुए चलो, ठीक है, वीडियो रोक के ट्राई कर लो तब सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि वन शॉट है इसलिए जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा समय खराब ना हम लोगों का। A particle execute SHM with A equal 3 centimeter. When particle is at 2 centimeter from mean position, the magnitude of velocity is equals to magnitude of its acceleration. Acceleration का magnitude velocity के magnitude के equal है, ठीक है। acceleration का क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट, एम्पलीट्यूड कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट में 5/2, क्या चाहिए टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू क्या लिख लेंगे 2 पाई बाई टी के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 4 पाई अपॉन में √5, 4 पाई बाई √5, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, इट्स टाइम पीरियड इज। अच्छा v1, भाई अगर हम लोग v का पहले एक बार वापस फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या चाहिए टाइम पीरियड चाहिए,
मतलब ओमेगा चाहिए। अगर हम मान लेते दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर देते तो देखो ओमेगा कट ही जाएगा और ए मिलेगा, हम ए निकाल के करेंगे क्या। लेकिन हाँ एक तरीका और है कि फिर ए निकाल के यहाँ पुट करो ओमेगा आ जाएगा, तो बहुत लेंदी है वो। जब जो पूछा ही नहीं कि हम क्यों निकालेंगे, तो हम ऐसा जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या होगा यहाँ पे, v बाई ओमेगा, रूट इधर आके स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साफ साफ क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, v बाई ओमेगा का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर। भाई एम्पलीट्यूड तो बदलेगा नहीं, तो हम दो बार इसी चीज को लिखते हैं, एक बार 1 के लिए जो कि दिया गया है और एक बार 2 के लिए, और दोनों को इक्वल कर देते हैं। मतलब v1 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दूसरे वाले के लिए v2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को चाहिए ओमेगा। ऐसा करते हैं कि इसको धर ले जाते हैं, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर पूरे के अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं x2 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर, इधर उधर करते हैं और ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। तो ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 2π/t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π अंडर रूट में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। यही होगा, बोलो। अब अगर हम लोग ऑप्शंस पे देखें तो x1 अपॉन ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। ये एक लेंदियर मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कठिन तो अभी भी नहीं है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 2023 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन था। एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM shown in figure is shown in figure the acceleration of particle at t equal 2 सेकेंड। अच्छा t equal 2 सेकेंड पे चाहिए, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि अच्छा साइन भी है, इसका मतलब विद साइन चलना है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ए इक्वल माइनस ओमेगा की बात करेंगे, ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो 2π अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो कितना 8, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 8, 2π/8 का होल स्क्वायर इनटू कितने सेकंड पूछा गया 2 सेकंड पे, तो 2 पे 1, x की वैल्यू है 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 से कटेगा 8, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू माइनस में पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं फेज डिफरेंस की। बहुत ज़्यादा जगह फेज डिफरेंस की बात करते हैं, अच्छे समझते हैं इसको हम लोग पहले एक बार में, ठीक है। अगर हम लोग x से v गए हैं, अगर कभी पूछा गया बताओ x और v में SHM कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उसके x और v में कितना फेज डिफरेंस होगा, तो π/2 का होगा। v और a में पूछा गया स्पीड और एक्सेलरेशन में, तो भी π/2 होगा। अगर x और a में पूछा जाएगा तो ख्याल रखेंगे तब कितने का होगा, पाई का होगा। एकदम ये वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से याद रखनी है भाई हम लोगों को एकदम अच्छे से। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, उसके पोजीशन वेलोसिटी में फेज डिफरेंस पूछा तो v/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा तो भी v/2, पोजीशन और एक्सेलरेशन पूछेगा तब π/2। कुछ गड़बड़ बोल दी, फिर से हम बोल रहे एक बार। अगर पोजीशन और वेलोसिटी में पूछा गया तो फेज डिफरेंस π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा गया तो भी π/2, लेकिन अगर पोजीशन और एक्सेलरेशन में पूछा गया तब फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई का होगा। ये ध्यान रखना, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं 2020 का क्वेश्चन, डायरेक्ट इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट पूछा जाएगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की बात किए हैं, तो अभी हम बताएं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी π/2, वेलोसिटी π/2, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सीधा पाई रेडियन, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं 22 लिखा हुआ द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, 2007 का क्वेश्चन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की गई है, v और a, तो कितने का हो जाएगा π/2 का होगा। π/2 मतलब कितना हो जाएगा 0.5 पाई, और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछा जाता है टीचर याद करो, कई सारे तरह का ट्रिक बताते हैं, फेजर बनाओ, ये बनाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कुछ नहीं करना है। एक भयानक ट्रिक बता रहे हैं,
नीट के हिसाब से कुछ और पूछा ही नहीं जाता है, कभी नहीं। तो फेजर की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा ये ट्रिक याद रखेंगे और कहानी खत्म। कुछ फेजर वेजर नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या है भाई, जैसे अगर हम लोगों को मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं, मीन एक्स इक्वल 0, दो एक्सट्रीम होते हैं, दो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम, ठीक है, और ये दूसरा एक्सट्रीम है, ये है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो था ये क्या है, ये है इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। एक मीन दो एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक एक्स इक्वल प्लस ए हो जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे एक्स इक्वल माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है ट्रिक भाई, कि पहले तो सबसे पहले ये ख्याल रखेंगे कि भैया यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, तो वो समय लगता है टाइम पीरियड का 1/4, सही बात है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाना है, टोटल टाइम टी लगना है, तो भाई हर 1/4 पाथ में टी बाई फोर ही तो लगेगा, टी बाई फोर, टी बाई फोर, ठीक है। इतना तो पहले सेंस हम लोग को रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां से यहाँ x इक्वल 0 से x इक्वल a/2 जाने में जो समय लगता है वो लगता है t/12, a/2 से a/√2 जाने में जो लगता है वो लगता है t/24, a/√2 से a√3/2 जाने में समय जो लगता है वो भी अगेन कितना लगता है t/24, और a√3/2 से a जाने में जो लगेगा वो लगता है t/12। गजब इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम ख्याल रखना है, ठीक है। अब जैसा इधर है वैसा इधर भी हो जाएगा कि इस वाले में कितना t/12, t/24, t/24 और t/12। अच्छा याद रखना भी आसान है, याद रखना भी आसान है भाई। नहीं, पहले t/12 से शुरू होगा, t/24, t/24 और t/12 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। जोड़ के देखें एक बार, t/12 t/24 जोड़ेंगे तो t/12 आएगा, t/12 t/12 t/12, 3 t/12, 3 से 12 को काट देंगे t/4 आ जाएगा, टोटल जोड़ने पे t/4 आ भी रहा है, ठीक है। अब बात है कि सर ये वाली वैल्यू कैसे याद रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू भी याद रखने का तरीका है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। कितना मस्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये सीक्वेंस तो याद ही होगा ना, 0 30 45 60 और 90, नहीं हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करते हैं, तो वही वाली कहानी है। 0 1/2 तो a/2, 1/√2 तो a/√2, √3/2 तो a√3/2 और 1 तो a, हर जगह a से बस मल्टीप्लाई हो गया। t/12 से शुरू, t/12 पे खत्म, और बीच में t/24 t/24। अब इसी तरह का क्वेश्चन कभी भी करना होगा तो फेजर वेजर नहीं ड्रॉ करेंगे, जब तक कोई फेजर ड्रॉ करेंगे तब तक हम लोग खाली पढ़ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन 2007 का। बोला गया एक पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है a, टाइम पीरियड है t, द मिनिमम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ द एम्पलीट्यूड, आधा एम्पलीट्यूड का चलना है कहाँ से, इक्विलिब्रियम से। देखो वापस सोचो, ये रहा हम लोग का इक्विलिब्रियम, x इक्वल 0, x इक्वल 0 से कहाँ तक जाना है, हाफ द एम्पलीट्यूड a/2, स्टार्टिंग वाला ये तो कितना था t/12 की t/24, किससे शुरू था, शुरू था t/12 से, t/12 खत्म, सेकंड आ गया आंसर। कुछ फेजर वेजर नहीं, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। 25 लिखा हुआ है एसएचएम ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t, द टाइम रिक्वायर्ड बाय टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल a टू x इक्वल a/2, 1992 का क्वेश्चन है। कहाँ पे है पार्टिकल, x इक्वल 0, ये है x इक्वल a/2, और पार्टिकल है कहाँ, x इक्वल a पर, टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल a टू a/2। तो ये बताओ कि ऐसे कर सकते हैं या तो कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना समय लगता है, t/4 लगता है, ये समय कितना है, t/12 है, तो ये कितना समय लगेगा, बोले t/4 में से t/12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर जो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3t - t 2t, 2t/12, आंसर कितना आ जाएगा, t/6 आ जाएगा। बोलो t/6, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है, कुछ और नहीं, कोई फेजर वेजर नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा है, कुछ स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, कुछ भी पूछा जाएगा बिल्कुल आराम से इससे कर सकते हैं ना, कुछ और कठिन सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार वापस बात करें, मीन्स एक्सट्रीम प्लस ए, नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए, इधर जाने में पहले कितना समय लगता है, t/4, आने में कितना समय लगता है, t/4, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाने में कितना समय लगता है, t/4, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन तक आने में कितना समय लगता है, t/4, सब कुछ t/4 है, ठीक है।
यहाँ शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं एक्स की वैल्यू बढ़ रही है कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, चूंकि एक्स बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके स्पीड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और मीन पोजीशन पे स्पीड क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। क्लियर ना? कितना होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए ओमेगा होता है। ठीक, फिर से बोल रहे हैं, वापस जब जाएंगे तो एक्स घटने लगेगा, एक्सेलरेशन घटने लगेगा उसका मैग्नीट्यूड, और स्पीड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। फिर जैसे हम लोग दूर जा रहे होंगे स्पीड घटता जाएगा, मॉड ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, और जो एक्स की मॉड वैल्यू वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। वापस आने में मॉड ऑफ एक्स घटेगा, मॉड ऑफ एक्सेलरेशन घटेगा, और जो स्पीड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक्सट्रीम्स पर स्पीड होता है मिनिमम और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम। एक्सट्रीम्स पर स्पीड होता है मिनिमम, स्पीड होगा मिनिमम, मिनिमम भी कितना, जीरो, और एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। मीन पर स्पीड होता है मैक्सिमम और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है मिनिमम, और मिनिमम भी कितना, जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। मीन पे कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, कहाँ से कहाँ कितना समय लगेगा, खूब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस एक बार समझा दिया अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ध्यान देंगे। क्या बोला गया, जैसे यहाँ पूछे हैं, अब समझ के ऊपर है, ये ऐसा क्वेश्चन अगर समझ में ठीक से आ गया है तो उस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। 2003 में पूछा गया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वी एंड ए ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएन। लिखा है व्हेन वी इज मैक्सिमम ए इज मैक्सिमम। देखते हैं, जब वी मैक्सिमम है, ए तो मिनिमम है भाई, ए मिनिमम है, तब तो ये गलत हो गया। लिखा है ए इज जीरो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ वी, ये बोल रहे हैं कि ए हमेशा जीरो है। बोले नहीं, ए की वैल्यू लगातार बदल रही है ना, लगातार बदल रही है, तो बोले नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। बोला गया व्हेन वी इज जीरो ए इज जीरो, जब स्पीड जीरो है, जब स्पीड जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है, बोले नहीं, तब तो मैक्सिमम है, तब तो क्या है, मैक्सिमम है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। लिखे व्हेन वी इज मैक्सिमम ए जीरो, वापस देख लेते हैं, जब वी मैक्सिमम है ए जीरो है, बोले हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे था, ये क्वेश्चन अगर हम लोग का एसएचएम ठीक से समझ में आया है तो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। अच्छे से ना ध्यान सुनना है इसको। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, टी इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला हम लोग के पास, 2/√m/k। जब हम लोग वहां पढ़ रहे थे तब उसको हम एसएचएम कांस्टेंट बोल सकते थे। ठीक है, और अभी ये क्या रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर जनरलाइज फॉर्म की बात करेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π√m/k इफेक्टिव। ठीक है, के इफेक्टिव वो सीरीज पैरेलल के लिए बना दिए हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो ख्याल ही रखेंगे, क्योंकि ये होगा तो ये तो अपने आप बन जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, तो ध्यान रखेंगे। पिछली बार भी बोले थे हम, वापस बोल रहे हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं इस पर। चाहे फिगर ऐसे बना हो चाहे फिगर ऐसे बना हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k ही रहेगा। क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स लग गया है, 10 न्यूटन का 2021 का क्वेश्चन है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो F इज इक्वल्स टू kx। x कितना है, 5/100, तो यहाँ से k की वैल्यू 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन पर मीटर, ये आ गया। अच्छा, फिर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड, तो मास ऑफ 2 kg की बात कर रहे हैं, ध्यान देते हैं। कितना होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2π√, मास कितना हैंग करा है 2 kg का, तो 2 अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 200, ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 100, रूट से बाहर आएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/10। 2π/10 की अगर हम लोग बात करें तो अब पाई के टर्म में तो है नहीं, पाई की वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 3.14 अपॉन में 10, 6.28 डिवाइड करेंगे तो 0.628 सेकेंड आ जाएगा। तो 0.628 मतलब कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्लियर ना, तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट,
कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कट करेंगे स्प्रिंग को, ऐसे जोड़ दिया वैसे जोड़ दिया, सब किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, नेचुरल लेंथ है एल, ठीक। अगर हम लोग उसको कट करके उसका लेंथ कर दें कितना, एल बाई एन, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ के। ख्याल क्या रखना है कि जो के होता है वो नेचुरल लेंथ एन एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो के प्रोपोर्शनल टू 1/nl, ठीक है ना। 10 आगे बढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात शुरू कर रहे हैं। ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एकदम वैसे चलेगा जस्ट लाइक कैपेसिटर, जस्ट लाइक क्या, कैपेसिटर। अच्छा सुनो, पूरे हम लोग अपने सिलेबस में जितना भी कुछ पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 4 लोगों का इक्विवेलेंट निकालना है, स्प्रिंग का, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर। स्प्रिंग, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। स्प्रिंग कैपेसिटर जैसा चलता है, रेजिस्टर इंडक्टर जैसा चलता है। तो ध्यान रखना, कहने को 4 है लेकिन एक्चुअली में 2 है। स्प्रिंग और कैपेसिटर एकदम सेम, और रेजिस्टर और इंडक्टर एकदम सेम चलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे पता चलेगा, तो लिखा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे पता चलना है, तो वो होगा कि टेंशन या फोर्स जो होगा वो हर स्प्रिंग में क्या होगा, सेम टू सेम होगा। क्या बात कर रहे हैं कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला कैसे फॉलो करते थे, 1/c इक्वलेंट। तो वैसे यहाँ पे भी लिख लेंगे 1/k इक्वलेंट। किसके इक्वल, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ 1/kn। तो ये आ जाएगा हम लोगों के के इक्वलेंट का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आ जाएगा हम लोगों के के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था हम लोगों का, सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पता चलेगा कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इलॉन्गेशन या कंप्रेशन जो हो वो हर स्प्रिंग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था फॉर्मूला, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा के इक्वलेंट का फॉर्मूला कि K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 प्लस ऑफ Kn। क्लियर ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आ जाएगा हम लोगों के के इक्वलेंट का फॉर्मूला। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। अच्छा ये एक बड़ा स्पेशल केस है, स्पेशल केस। जैसे कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर वन आफ्टर अनदर दिखा, जैसे ये इस तरह का, तो उनको लगेगा कि सीरीज में है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखेंगे इसका कि भाई अगर ऐसे जुड़ा है तो देखो ना, ब्लॉक को अगर हम इधर दबाएंगे तो जितना ये स्प्रिंग दबेगा उतना ही ये खींचेगा, इलॉन्गेशन या कंप्रेशन सेम है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सो इन दिस सिचुएशन के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, और इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट रखेंगे, और वो कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2। ये है हम लोग का किसका फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है K, ठीक है। उसको कट किया गया इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। अच्छा, जिस रेशियो में लेंथ होता है उसका इन्वर्सली रेशियो में होगा कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो उनका जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा चलेगा, मतलब कितना, 3:2:1, ठीक है। तो हम वैल्यू मान लेते हैं अपने हिसाब से। अगर हम लोग वैल्यू मानना शुरू करें तो क्या आएगा वैल्यू भाई, एक का हम लोग मान लेते हैं K, तो इसका कितना हो जाएगा 2K, और तब इसका कितना आ जाएगा 3K, ठीक है ना। फिर किस में जोड़ा गया, सीरीज में। ऐसा करते हैं, 2 को सॉल्व करते हैं, पहले इन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3K इंटू 2K अपॉन 3 और 2 5K, के कटा, कितना आ गया 6K/5। उसको इसके साथ सीरीज में सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 6K/5 इंटू K अपॉन 5 1 जा 5, 5 और 6 11K/5 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना 6K/11। ये कब है, सीरीज में, मतलब किसकी वैल्यू है ये, K डैश की वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल जोड़ेंगे तो सब जुड़ जाएंगे, और तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K डबल डैश। K डबल डैश सबको जोड़ो, 3 2 5 1 6K हो जाएगा। क्या पूछा क्या है, K डैश मतलब 6K/11 डिवाइडेड बाई K डबल डैश मतलब 6K, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1:11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका
सेकेंड ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ टू स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंट इन सीरीज, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। सीरीज में जोड़ा क्या है? सीरीज में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दो कैपेसिटर का C1 प्लस C2। तो वैसे ही इसका भी K इक्वलेंट क्या आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ये आ गया हम लोगों का K इक्वलेंट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका 4 आ जाएगा। क्लियर ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट 2004 का ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट 30, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज टी इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिए, 2003 का क्वेश्चन है, टाइम पीरियड पहले कितना रहा होगा, 2 रूट में m/k। अब अगर हम 4 पार्ट में तोड़ दिए हैं तो लेंथ L/4 हो जाएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, 4k हो जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड होगा, क्या बोला गया, सेम मास is सस्पेंडेड, तो मास तो वही रहा 2 रूट में m/, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ के 4 टाइम्स हो जाएगा फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट्स, देन द न्यू टाइम पीरियड। 2 बाहर जाएगा तो 2 अंडर रूट में m/k, और 4 बाहर हो के नीचे 2 हो जाएगा। तो देखो ना, ये 2 रूट m/k, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है t अपॉन में 2 चल ही रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा t/2। ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? तो इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा, ख्याल रखेंगे अच्छे से। कभी कभी तो इसके रिजल्ट पे सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ध्यान देना। अब तो इस पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इसका ट्रेंड में, लेकिन ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकदम लेटेस्ट जो क्वेश्चन आएगा वो हल्का फुल्का घुमा के पूछे, पहले इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे। ठीक है, देखो t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 रूट में L/g, L लेंथ है। अगर हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में करें तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चेंज हो सकता है। कुछ हम केसेस लिखे हैं, जैसे मान लो कि एक लिफ्ट ऊपर जा रहा है, अजीब सा पेंडुलम बन गया, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, G+a। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट L/G+a। नीचे जा रहा है तो G-a, तो G-a। इधर जाएगा तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अंडर रूट G² प्लस a²। क्लियर ना? तो ध्यान रखेंगे, इधर उधर कर सकते हैं, ऊपर एक्सीलरेट करा दिया, नीचे करा दिया, कार में बैठा के कार आगे की ओर दौड़ रहा है, तो उस तरह का केस है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जैसे सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ख्याल रखना है ना। टी की जगह 2 रख लेंगे, 2 इक्वल 2 रूट L/g, देखो 2 कटा, 1/पाई स्क्वायर कर देंगे तो 1/पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर 9.8 से लगभग लगभग में कट जाएगा, तो L की लेंथ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर। मतलब कि जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसका लेंथ लगभग लगभग कितना होता है, 1 मीटर होता है। फिर देखते हैं, लिखा हुआ है इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कंपेरेबल टू आर। यहाँ पे ये आर क्या है, तो आर होगा रेडियस ऑफ प्लैनेट या फिर अर्थ। तो उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 1/L प्लस 1/R इंटू जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि L जो हो क्या हो, इन्फिनिटी की ओर टेंड करे, L टेंस टू इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, R चला जाएगा ऊपर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तब क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट R/g। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 84.6, किसके लिए, तो ये आ रहा है फॉर अर्थ, अर्थ के लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये रिजल्ट वैसा ही जैसा ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े होंगे। याद करो कि अगर हम लोग अर्थ के थ्रू एक टनल पास करा दें और उसमें किसी पार्टिकल को छोड़ दे जो वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, या भले वो डायमीटर के अलॉन्ग हो चाहे कॉर्ड के अलॉन्ग हो, ठीक है, उस केस में भी जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था वो यही था 2 अंडर रूट R/g, और उस केस में भी जो वैल्यू आया था वो 84.6 मिनट ही आता है। तो इफ टनल इज फॉर्म्ड इवन फॉर दैट t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट R/g, जहाँ पे R जो है वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट होगा। अगर प्लैनेट अर्थ होगा तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 84.6 मिनट आएगा। क्लियर ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखेंगे पूरा। देखते हैं एक बार 1999 क्या पूछा गया, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड
2 पाई अंडर रूट में L बाई जी, इसके लिए दे देंगे 2 सेकेंड। लिखा गया इफ इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स। सोचो अगर लेंथ को 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 रूट से बाहर होगा तो 2 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले कितना था 2 सेकेंड, अब डबल होकर कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, इसकी वैल्यू दी गई 2 सेकेंड। नया वाला वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में 4L बाई जी करेंगे, 4 रूट से बाहर होकर 2, 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी होगा, सॉल्व कर लेंगे सिंपली कितना आ जाएगा, ये 4 सेकेंड आ जाएगा, खत्म। क्लियर है। तो ये इस तरीके से है ना, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं, 39 क्यों चलते हैं। एनर्जीज की बात शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एनर्जी पहला है काइनेटिक एनर्जी के ई से दिखा रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी का फॉर्मूला क्या था, हम लोग पढ़े थे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। स्क्वायर कर देंगे अगर तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के होता है, तो यहाँ सिंपली क्या जाएगा हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। किसके टर्म में मिल गया है, टाइम के टर्म में। ठीक है। अब अगर हम लोग वी का एक और फॉर्मूला हम लोग के पास था क्या, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और रूट खत्म होके सिंपल क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग के लिख सकते हैं, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके टर्म में हो गया है, एक्स के टर्म में। ठीक है। तो एक हो गया टी के टर्म में और एक हो गया हम लोगों का एक्स के टर्म में, ध्यान रखेंगे ना। पोटेंशियल जी की बात शुरू कर रहे हैं। क्या होता है भाई, यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये किसके टर्म में है, तो ये है इन टर्म ऑफ एक्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को कन्वर्ट करें भाई, एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी, तो रख दे रहे हैं। यहाँ रखेंगे एक्स की जगह पे ए साइन ओमेगा टी, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये भी पैरेलली उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो पिछला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे हाफ के एक्स स्क्वायर, वो केवल तभी ट्रू है जब मेन पोजीशन पे हम लोग क्या माने हैं, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माने हैं। जरूरी नहीं है कि मीन पे जीरो हो। अगर मीन पे नॉन जीरो हो तब, इफ यू मेन पोजीशन की जो वैल्यू हो जाए वो लेट से यू नॉट हो जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। इन बातों का ख्याल रखेंगे भाई। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस ठीक से नहीं बना था, प्लस यू नॉट। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तब जब मीन पोजीशन पे जीरो नहीं हो। लेकिन अगर कुछ नहीं बोले हैं तो हम लोग लेके चलेंगे कि मीन पे जीरो है, और तब फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हम लोग का टी के टर्म में हो गया। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, बोले टोटल एनर्जी के प्लस यू हो जाएगा। अगर हम लोग जोड़ दें, चाहे एक्स वाले को लिख करके चाहे टी वाले को लिख करके, तुम देखो एक बार चाहो तो भाई, अगर हम लोग एक्स वाला लिखेंगे, देखो टी वाला, तो यहाँ पे है कॉस और अगले वाले में है साइन। तो जैसे हम लोग स्क्वायर करके कॉमन लेंगे तो सिंपल क्या मिल जाएगा, हाफ के स्क्वायर। और अगर हम लोग एक्स वाला लिखेंगे, कहाँ गया एक्स वाला, ये हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और हाफ के एक्स स्क्वायर अगर इन दोनों में जोड़ेंगे, देखो ना, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, कट जाएगा और अल्टीमेटली क्या जाएगा, हाफ के स्क्वायर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये टोटल एनर्जी है वो एक्स और टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब ग्राफ, किसका किसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल वैसा है जैसे कॉस का ग्राफ होता है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वैसा है जैसे साइन का होता है। टोटल एनर्जी तो भाई साहब कांस्टेंट ही है, तो वो तो कभी बदलेगा ही नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 2021 में पूछा कि अगर एसएचएम कर रहा है कोई पार्टिकल, उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम सबका बता दे रहे हैं, एक्स हो, वी हो, ए हो, सबका टाइम पीरियड टी रहेगा, फ्रीक्वेंसी एफ रहेगा, वो नहीं बदलेगा। क्या क्या, पोजीशन का,
वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का पूछें तो टाइम पीरियड आधा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी टाइम पीरियड आधा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डबल। लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो उसका टाइम पीरियड होगा 0 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो जो भी रहता है फ्रीक्वेंसी काइनेटिक और पोटेंशियल का उसका डबल हो जाता है, तो डबल कर लेंगे तो सिंपल n दिया था तो कितना आ जाएगा 2n। 2021 का क्वेश्चन बन गया। तो बहुत मतलब अगर बेसिक हम लोग का ठीक है तो एसएचएम इतना आसान चैप्टर है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर ठीक से पढ़े, हम तो बता रहे हैं ना कि अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ा, अगर खाली वो वीडियो को कंप्लीट भी ठीक से देख ले रहा है तो भी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें लगभग सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार फ्रैक्शन पूछेंगे, परसेंटेज पूछेंगे, एक ट्रिक टाइप का बना लेंगे और सब कुछ याद कर लेंगे हम लोग। ध्यान देना, मीन, एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, वापस वही कहानी कि a/2 30 वाला, a/√2 45 वाला, √3a/2 60 वाला और a 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 घट रहा है क्योंकि स्पीड भी घटा था, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके पास रहेगी, केवल और केवल काइनेटिक के पास रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके पास रहेगी, काइनेटिक के पास। कितना, E। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। तो 100% होगी काइनेटिक एनर्जी। इधर जाने पर 25 घटता जाएगा, 100 फिर 75 फिर 50 फिर 25 फिर 0। E 3/4 E/2 E/4 और 0। पोटेंशियल एनर्जी उल्टा चलेगा, 25 बढ़ेगा, 0 25 50 75 100, E/4 हो जाएगा, फिर E/2 3/4 और E। एक्सट्रीम पर देखो काइनेटिक होगा 0, पोटेंशियल होगा कैपिटल E के इक्वल। एक्सट्रीम पर देखो काइनेटिक होगा 0 और पोटेंशियल होगा E के इक्वल। पोटेंशियल होगा 100% और काइनेटिक होगा 0%। जबकि मीन पर काइनेटिक था 100% और मीन पर पोटेंशियल जो था वो 0% था। जबकि एक्सट्रीम पर काइनेटिक होगा 0% और पोटेंशियल होगा 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों बातें हम लोगों को एकदम अच्छे से ख्याल में रखना है। ठीक है, अगर दिख रही है तो हम लोग का छोटा करते रहे इसको। यस, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहानी अब दिख रहा होगा मे भी। तो ये इस तरीके से काइनेटिक पे एकदम ध्यान रखना है। काइनेटिक मीन से आगे जाने पे घटता जाएगा 25%। पोटेंशियल मीन से आगे जाने पे बढ़ता जाएगा 25%। और अगर ये याद रखेंगे तो पिछला वाला निकालना विकालना नहीं, फॉर्मूले से भी बिना काम चल जाएगा, अगर केवल ये वाली बात याद है ठीक से तो। ठीक है ना, ध्यान देना। नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। 43 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू द एंड पॉइंट। हाफ वे क्या पूछा जा रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। 2003 का क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। बोले ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी हाफ में मिड वे पे पूछ रहे हैं, a/2 पर। a/2 पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और वो सिंपली कितना आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा E/4। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, देखो ऊपर लिखे काइनेटिक, नीचे लिखे पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ में कितना हो जाएगा, E/4 हो जाएगा। E/4 मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मतलब पिछला टेबल याद है तो बहुत आराम से काम बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट और आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ इन एसएचएम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। अगर जब हाफ है तो बोलेंगे कि टोटल का कितना परसेंट काइनेटिक में है। हाफ में टोटल का कितना परसेंट काइनेटिक के पास है। एक मिनट, टोटल का कितना परसेंट है काइनेटिक के पास, बोले 3E/4 है काइनेटिक की वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो 3E/4 अपॉन में E से E कट जाएगा, वो कितना जाएगा 3/4 सेकेंड ऑफ। बोलो ठीक है ना। तो इस तरीके से है। ठीक है, आगे बढ़ रहे। 45 कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे खत्म हो गया एसएचएम हम लोगों का। ध्यान देना, इफ 2 एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड कंबाइन, अगर 2 एसएचएम कंबाइन हो जाए तब। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अब तो लगभग नहीं पूछ रहे हैं ये। y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 है। अगर दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करने पर उनका जो शेप होगा y का वो कैसा होगा, तो बोले स्ट्रेट लाइन होगा जब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो 0 डिग्री का हो या फिर पाई का हो। ठीक है, सर्कुलर कब बनेगा, जब फेज डिफरेंस कितने का हो जाए 90 डिग्री का हो। ठीक है, इलिप्स तब बनेगा जब एंगल कितना होगा π/4 या फिर 3π/4, मतलब 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री तो इलिप्स होगा। स्ट्रेट लाइन वाले पे 1919 पूछा गया था क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन टिक करना था। 1997 में सर्कल वाला पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे। तो अगर 2 एसएचएम एक दूसरे पे ओवरलैप करे, सुपर पोजिशन हो जाए अगर,
तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से जो शेप बनेगा y का वो क्या होगा, तो वो हम तीनों बता दें। क्लियर ना। एक और लास्ट, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई एम्पलीट्यूड बता दो। एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन लिखा है a sin ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी a sin ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कई बार इसका टीचर बताते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड जो होगा वो आएगा कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। मोर करेक्ट तो ये है, लेकिन नीट में जो क्वेश्चन आया उसमें ये वाला ऑप्शन सही था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चाहे ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हो चाहे ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हो, एम्पलीट्यूड जो आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। अच्छा 2011-2009 में क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे हम लोगों को एसएचएम के क्वेश्चंस को पहचानना था। कभी कभी वो पोजीशन दे देंगे, कभी कभी एक्सप्रेशन दे देंगे। तो 2011 में जो था वो पोजीशन के बेसिस से पहचानना था, 2009 में जो था वो एक्सप्रेशन के बेसिस से पहचानना था। और सब पहचानवा लेते हैं। साइन क्यूब ओमेगा टी है, नहीं, साइन ओमेगा टी का फंक्शन होना चाहिए था, तो ये एसएचएम का क्वेश्चन नहीं है। साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये एक एसएचएम का ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि यहाँ देखो, ये भी एक क्वेश्चन ऑफ एसएचएम ही है, तो ये एक एसएचएम का क्वेश्चन है। 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, नहीं, ये पीरियोडिक नहीं है, मतलब ये तो ऑसिलेटरी भी नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ हो गया है। x इज इक्वल्स टू 5 कॉस, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव भले है, लेकिन चूंकि साइन या कॉस का फंक्शन है तो डेफिनेटली ये भी एक एसएचएम का इक्वेशन है। a इज इक्वल्स टू माइनस के, ब्रैकेट में x प्लस एक्स नॉट लिखा है तो नेगेटिव है, याद करो एक्सप्रेशन का इक्वेशन क्या होता था, माइनस के एक्स, तो ये भी एक एसएचएम का इक्वेशन है। सिक्स्थ वाला बोले यहाँ नेगेटिव ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का हमेशा अपोजिट होना चाहिए, हमेशा एसएचएम में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। अगेन अपोजिट नहीं है तो गड़बड़ हो गया ये। माइनस के नॉट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चूंकि अगर ये नहीं होता तो ठीक होता, लेकिन अब ये दे दिए हैं तब ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, मीन पोजीशन अगर कभी भी पता लगानी होगी मीन पोजीशन के लिए, फॉर मीन पोजीशन, इसको कहीं लिख लेना अच्छे से जरूर, फॉर मीन पोजीशन पुट f इक्वल 0, f को 0 करेंगे या a इक्वल 0 करेंगे और x की वैल्यू पता लगाएंगे, और वो जो x की वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। ठीक है, तो बस थैंक यू, ये हो गया हम लोग का पूरा एसएचएम समाप्त।